आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए इस पूरे चैप्टर में ना बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिर इलेक्शन कैसे होता है ना, इलेक्शन को जीता कैसे जाता है, जीतने के बाद सीएम कैसे बनते हैं, उसके बाद फिर हमारे सीएम बनने के बाद फिर किस प्रकार से गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। यानी कि बहुत इस चैप्टर में हम लोग गहराई से ये पढ़ने वाले हैं कि चुनाव कैसे होता है, यानी कि इलेक्शन में किस प्रकार से वोट दिया जाता है ना, वोटर लिस्ट क्या होता है, उसके बाद इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको इसमें मालूम चलेगा और सबसे बड़ी बात आपको इसमें ये मालूम चलेगा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट हमारा बनता है ना। तो इस चैप्टर का जो शुरुआत है ना आपका होता है हरियाणा के असेंबली इलेक्शन से। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ही ये बात करने वाले हैं कि हमारा गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, सीएम कैसे बनते हैं, वो शपथ कैसे लेते हैं, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका इस चैप्टर का टॉपिक है वो है आपका वाई इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन क्यों। बात समझ में आ रहा है, जो चुनाव होता है हमारा वो क्यों, ये आपका मेन हेडिंग है। इस मेन हेडिंग के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहला वाला टॉपिक जिसका नाम है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। देखिए यहाँ पे ना असेंबली इलेक्शन क्यों कहा गया है। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं। पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम लोग कभी कभी यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका 2 चीज़ आता है, म्यूनिसिपैलिटी आता है कहाँ पे, शहरों में, और पंचायत आता है कहाँ पे, गाँवों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसका, स्टेट लेवल गवर्नमेंट का। यानी कि अब देखो हमारे भारत में कितने सारे स्टेट्स हैं, है ना, और हर एक स्टेट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग पार्टी का होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम बेसिकली आप कह सकते हैं कि असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन का मतलब क्या होता है, असेंबली इलेक्शन का मतलब हो गया कि स्टेट लेवल पे जो चुनाव हो रहा है ना, जो इलेक्शन हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं असेंबली इलेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और लेकिन जब हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल इलेक्शन, या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन कह लीजिए आप, है कि नहीं। तो यहाँ से इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला है आपका सेंट्रल लेवल, दूसरा आपका स्टेट लेवल और तीसरा लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल। ठीक है, तो जब हमारा सेंट्रल लेवल का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब हमारा चुनाव होता है तो उसमें हम लोग किसको वोट देते हैं, अपने एमपीज को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, और जब हमारा स्टेट लेवल का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जब चुनाव होता है तो उसमें हम लोग वोट किसको देते हैं, अपने एमएलए को। ठीक है, और जब हमारा लोकल लेवल का चुनाव होता है लोकल गवर्नमेंट का तो मुखिया को देते हैं हम लोग, या फिर सरपंच को देते हैं वोट हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं असेंबली इलेक्शन हरियाणा का, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वही यहाँ पे हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट का कहा गया यहाँ पे असेंबली इलेक्शन, मतलब कि हरियाणा में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका यहाँ पे चुनाव कैसे हुआ था, यही यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आपका टॉपिक वही है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हरियाणा में एक समय पे किस प्रकार से इलेक्शन हुआ था, कौन जीता था, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, कौन हमारा सीएम बना था, यानी कि चीफ मिनिस्टर बना था, इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ना आपको असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा जो टॉपिक अभी पढ़ने को मिलेगा, इसमें केवल आपको ये जानने को नहीं मिलेगा कि हरियाणा में इलेक्शन कैसे हुआ था, बल्कि आपको इसमें ये भी सीखने को मिलेगा कि इलेक्शन जब होता है तो गवर्नमेंट कैसे बनता है, सीएम कैसे बनता है ना। ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान से आप इसको समझते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी सिंस 1982। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का रूल था, कब तक, 1982 तक। बात समझ में आ रही है। अब आपको मालूम है कि हमारे भारत में कुछ बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, है ना, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, ये सारे हमारे क्या हैं, बड़े बड़े नेशनल लेवल का पार्टी है। देखिए पार्टी भी 2 प्रकार का होता है, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी का मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कि पूरे भारत लेवल पे अपना चुनाव लड़ता है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब आपका क्या है, नेशनल पार्टी है। और हमारे क्या होते हैं, स्टेट पार्टी।
स्टेट पार्टी आपके केवल स्टेट में ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बिहार का देख लो, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, ये सब क्या है, हमारा स्टेट पार्टी है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे हरियाणा में जो है 1982 तक किसका रूल था, कांग्रेस पार्टी का रूल था। द नेक्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा वाज इन 1987। यहाँ पे बात हो रहा है 1982 में, यानी कि 1982 तक हरियाणा में किसका सरकार था बताइए, कांग्रेस का सरकार था। ठीक है, अब अगला जो चुनाव होने वाला था हरियाणा में, जो इलेक्शन होने वाला था, वो कब होने वाला था 1987 में। और आपको मालूम है कि भारत में जो है हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता है ना। तो 1982 तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का रूल है, उन्हीं का वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो जब अगला चुनाव होगा तो 82 से 5 साल बढ़ा दो, 87, है कि नहीं। तो अगला जो चुनाव होने वाला है हरियाणा में स्टेट असेंबली का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का, वो होने वाला है 1987 में। ठीक है, आगे चौधरी देवीलाल वाज 76 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आ गया, सॉरी वर्ड नहीं, एक आदमी का नाम आ गया, है ना, चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल जो है एक ऐसे इंसान है जो कि थोड़ा बहुत अब क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। उनका उम्र जो है 76 ईयर्स का है। ये कब का डाटा है आपका, यानी कि ये कब का बात हो रहा है, ये बात हो रहा है आपका वही 1987 के आसपास का, क्योंकि उसी समय पे इलेक्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, तो उस समय पे चौधरी देवीलाल का कितना उम्र था, 76 ईयर्स का था। ठीक है, चौधरी देवीलाल वॉज एन अपोजिशन लीडर एंड ही लीड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मतलब क्या है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस आर फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल। अब देखिए, हमारे ना चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हमारा नेशनल गवर्नमेंट हो, एक हमारा होता है रूलिंग पार्टी और एक होता है हमारा अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन होते हैं, जो कि रूल कर रहे होते हैं, जिनका कि गवर्नमेंट होता है। अभी बताएंगे, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। एक होता है हमारा रूलिंग पार्टी और एक होता है हमारा अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी में हमारे वो पार्टी आते हैं जो कि रूल कर रहा है, जो कि चुनाव को जीत गया है और वो अपना गवर्नमेंट चला रहा है ना। और एक होता है हमारा अपोजिशन पार्टी जो कि चुनाव को नहीं जीत पाया, थोड़े से वोट के कारण वो क्या हो गया, हार गया, तो वो होता है हमारा अपोजिशन पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे भारत में रूलिंग पार्टी कौन है बताइए। नेशनल लेवल का बात करें तो बीजेपी हमारा रूलिंग पार्टी है, और नेशनल लेवल पे यदि हम लोग अपोजिशन पार्टी का बात करें तो कांग्रेस। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे था। तो चौधरी देवीलाल जो हैं वो अपोजिशन लीडर थे, मतलब कि ये जो हैं अपोजिशन पार्टी के क्या थे, लीडर थे। और आपको मालूम है कि अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग लीडर भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बीजेपी का अभी फिलहाल लीडर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस का भी लीडर कौन है, राहुल गांधी है हमारे, है ना। तो हर एक पार्टी का अपना लीडर होता है। तो रूलिंग पार्टी का लीडर कोई और था उस समय पे हरियाणा में, लेकिन अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन था, चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल जो थे वो अपोजिशन पार्टी का लीडर था। और चौधरी देवीलाल ने क्या किया था, एक मूवमेंट चलाया था। मूवमेंट मतलब है कि एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम उन्होंने रखा था न्याय युद्ध। ये हिंदी में लिखा हुआ है न्याय युद्ध, इसका मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए हम लोग क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये उनका कहना था। तो मूवमेंट का नाम उन्होंने क्या रखा था, न्याय युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल। और उस समय पे चौधरी देवीलाल ने एक नया पार्टी बनाया था अपना, उसका नाम क्या था, लोक दल। तो अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लोक दल का लीडर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, चौधरी देवीलाल, है ना, क्योंकि उन्होंने ही फॉर्म किया है तो वही लीडर होंगे बेसिकली हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझते हुए चलना है कि हरियाणा में जो है किस प्रकार से कंडीशन उस समय पे था। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल हमारे अपोजिशन पार्टी के अपोजिशन लीडर थे। ठीक है, और उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, यानी कि एक आंदोलन उन्होंने चलाया था जिसका नाम था न्याय युद्ध, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और उन्होंने खुद एक पार्टी को फॉर्म किया था जिसका नाम था लोक दल। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। चौधरी देवीलाल्स पार्टी लोक दल ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी इन हरियाणा। अब देखो, चौधरी देवीलाल ने जो पार्टी का पार्टी जो उन्होंने बनाया था उस पार्टी का नाम क्या था, लोक दल, है ना। तो अच्छा एक बात और, क्या हमारे कंट्री में क्या 2 ही 3 पार्टी हैं क्या, नहीं बहुत सारे पार्टी हैं।
लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही पार्टी ना। तो जो पार्टी जीत गया वो हमारा क्या कहलाएगा, रूलिंग पार्टी, और जो हार गया वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, अपोजिशन पार्टी। तो चौधरी देवीलाल का जो पार्टी था लोकदल, वो कौन सा पार्टी था आपका, अपोजिशन पार्टी था। तो केवल चौधरी देवीलाल का तो पार्टी नहीं होगा, और भी छोटे मोटे पार्टी होंगे हमारे। तो चौधरी देवीलाल ने क्या कहा बाकी सारे अपोजिशन पार्टी से कि भाई देखो हम सब तो चुनाव हार गए हैं, तो क्यों ना हम लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं और मिल के फिर हम लोग क्या करेंगे, चुनाव को लड़ेंगे, यानी कि इलेक्शन लड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझते हुए चलिएगा कि चौधरी देवीलाल खुद अपोजिशन पार्टी में है और वो क्या कर रहे हैं, दूसरे अपोजिशन पार्टी को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में मिल के जाके चुनाव लड़ेंगे। किसके खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस ही हमारा रूलिंग पार्टी था हरियाणा में, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्शन कैंपेन चौधरी देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस हिज गवर्नमेंट वुड रिमूव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस मैन। अब देखिए यहाँ पे, और आपको मालूम है कि जब चुनाव हमारा होता है तो हमारे नेताजी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का भाषण देते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रॉमिस करते हैं, है ना। लेकिन वो अलग बात है कि कोई हमारे प्रॉमिस को फुलफिल भी कर देता है, कोई प्रॉमिस को केवल कह के छोड़ देता है ना। तो चौधरी देवीलाल जब इलेक्शन होने वाला था, देखो इलेक्शन जब होने वाला होता है ना, उसके पहले चुनाव में प्रचार प्रसार चलता है कि हमको वोट दो। जैसे आपने देखा भी होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में आपने सुना होगा कि फलाना नेताजी यहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने ऐसा ऐसा वादा किया, है कि नहीं। तो चौधरी देवीलाल भी जो है चुनाव से पहले अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और लोगों से क्या कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि यदि आप हमको वोट देंगे और यदि आपके वोट के द्वारा यदि हम लोग जीत गए, यानी कि यदि मेरा पार्टी जीत गया, तो जितने भी किसानों के ऊपर कर्ज है, जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन के ऊपर हमारा कर्ज है ना, वो सारा क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। ये तो आप बेसिकली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे, नेताजी आते हैं अलग अलग प्रकार का वादा करते हैं कि हम यहाँ पे रोड बना देंगे, यहाँ पे हाईवे बना देंगे, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे, सब कोई अपना वादा करता है। तो चौधरी देवीलाल भी चुनाव से पहले क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने जाकर वादा कर रहे हैं कि यदि हमारा पार्टी जीत गया तो किसानों के और जो हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर जो लोन है वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जब हमारा पार्टी जीत जाएगा और जब हमारा गवर्नमेंट बनेगा, यानी कि जब हम लोग सरकार में आएंगे, तो यही हमारा सबसे पहला एक्शन होगा, यानी कि किसानों का लोन माफ़ करेंगे, बिजनेसमैन का लोन माफ़ करेंगे, यही हमारा सबसे पहला काम होगा। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल भी अपना अलग अलग प्रकार से प्रॉमिस लोगों के सामने कर रहे हैं। उसके बाद द पीपल वेयर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कांग्रेस से हरियाणा के सिटीजन खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? अच्छा, अभी हरियाणा में जो हम लोग बात कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी में कौन है, कांग्रेस है ना। लेकिन कांग्रेस के काम काज से हरियाणा के लोग खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो है ना अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप अच्छी तरीके से काम नहीं कीजिएगा तो आप चुनाव क्या कर जाइएगा, आप हार जाइएगा, है ना। तो कांग्रेस वाला यहाँ पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसी बीच में अपना वादा कौन कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के देवीलाल कर रहा है कि भाई हमको वोट दो, तो हम क्या करेंगे, यदि जीत गए तो आपका जो लोन है वो माफ़ कर देंगे हम, है ना। तो अब यहाँ पे जो है कांग्रेस को लेकर हरियाणा की जनता जो है क्या है, खुश नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस है, हमारे जो रूलिंग पार्टी है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के बातों को नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद पीपल वेयर अट्रैक्टेड बाय चौधरी देवीलाल प्रॉमिस, और इसी के बीच में जो है लोगों को अच्छा लगने लगा चौधरी देवीलाल के प्रॉमिस किए गए। बात समझ में आ रहा है? यानी कि देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला बात तो ये कि लोग कांग्रेस पार्टी को अब क्या कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, पहला बात ये। और दूसरा बात ये कि चौधरी देवीलाल उसी बीच में एंट्री लेते हैं और अलग अलग प्रकार का वादा करते हैं। तो अब बताओ कि लोग किसको वोट देंगे, कांग्रेस को या देवीलाल को? देवीलाल को, क्योंकि देवीलाल ये प्रॉमिस कर रहा है कि यदि मेरा पार्टी जीत गया तो आपके लोन को माफ़ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है लोगों का जो विश्वास है वो देवीलाल की तरफ बढ़ता चला गया कि यदि ये आदमी जो है यदि जीत गया तो हमारे लोन को माफ़ कर देगा, यानी कि हमारे लिए काम करेगा। सो व्हेन इलेक्शंस वेर हेल्ड पीपल वोटेड हैप्पीली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज पार्टीज। तो जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में सारे लोगों ने, हरियाणा के मोस्ट ऑफ द पीपल ने वोट किसको दिया, देवीलाल के पार्टी को और
लोक दल को और लोक दल के साथ जो हमारे छोटे छोटे पार्टी जुड़े हुए थे, अपोजिशन पार्टी, जैसा कि हमने कहा था कि चौधरी देवीलाल छोटे मोटे पार्टी के पास भी गए थे और उनको क्या कहा था कि हम लोग सब एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलने के बाद हम लोग कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो सारे लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट ना देकर किसको वोट दिया, लोक दल को, और लोक दल के साथ जो हमारे छोटे मोटे पार्टी जुड़े हुए थे उनको वोट दिया। ठीक है, आगे लोक दल एंड इट्स अलाइज पार्टीज। अलाइज पार्टीज का मतलब वो छोटे मोटे पार्टी जो कि लोक दल के साथ मिल गए थे, यानी कि चौधरी देवीलाल के साथ मिल गए थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक दल एंड इट्स अलाइज पार्टीज वॉन 76 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स इन दी हरियाणा स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे जो हरियाणा में स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ, यानी कि यहाँ पे हरियाणा में जो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, उसमें टोटल सीट्स कितने थे, 90 थे। अच्छा, टोटल सीट्स 90 है। इसका सीट्स का मतलब क्या होता है मालूम है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए, टोटल नंबर ऑफ एमएलए। तो किसी भी स्टेट में यानी कि किसी भी राज्य में जितना एमएलए होगा उतना ही सीट्स होगा। तो सीट्स आपके दिमाग में जब भी आए ना वर्ड, जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए 90 सीट्स, 40 सीट्स, 60 सीट्स, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए। जैसे यहाँ पे लिखा गया हरियाणा में उस समय पे कितने सीट्स थे, टोटल 90 सीट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा में टोटल कितने एमएलए हमारे हैं, 90 एमएलए हैं। तो 90 एमएलए में से 76 एमएलए जीत चुका था, किसके तरफ से, लोक दल और उसके साथ जो हमारे छोटे मोटे पार्टी जुड़े हुए थे उनकी तरफ से 76 एमएलए जीत चुका था, यानी कि 76 सीट्स जीत चुका था। तो अब यहाँ पे बताइए कि मेजॉरिटी में कौन है, कांग्रेस वाला या फिर लोक दल, लोक दल है। देखो सरकार उसी का बनता है, चुनाव वही जीतता है जो मेजॉरिटी में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल सीट्स कितने हैं, 90, इसका आधा कर दो कितना हो जाएगा, 45, है ना। तो जो 45 तो आधा आधा हो गया, लेकिन जो 46 सीट्स को जीत लिया वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि वो जीत जाएगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा। यहाँ पे तो 76 सीट्स जीत लिया है, सोचो, यानी कि बहुत ही भारी तरीके से लोक दल और उसके साथ जो हमारे छोटे मोटे पार्टी थे उन्होंने चुनाव को जीत लिया था। तो यहाँ पे सीट्स का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए, कोई डाउट नहीं इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ और आप कह सकते हैं, सीट्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या, एरिया, और एक एरिया से हमारा जो है एक ही एमएलए आता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए सीट्स का मतलब एमएलए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए हरियाणा में कितने थे, 90। तो 90 में से 76 एमएलए लोक दल और उसके पार्टी छोटे मोटे जो पार्टी उसमें जुड़े हुए थे उनके पार्टी के 76 एमएलए ने जीत लिया था। कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि लोक दल और उसके साथ जो पार्टी हमारा मिला हुआ था उन्होंने हरियाणा के स्टेट असेंबली के इलेक्शन को जीत लिया था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस हार गया था। उसके बाद लोक दल अलोन वॉन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। देखो लोक दल के साथ और भी हमारे छोटे मोटे पार्टी जुड़े हुए थे ना, है कि नहीं। तो लोक दल और उसके अलाइज पार्टीज का मतलब क्या, जो और अपोजिशन पार्टी जो कि लोक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था, तो लोक दल और उसके अलाइज पार्टी दोनों ने मिलकर 76 सीट्स को जीता था, 76, लेकिन जिसमें अकेला लोक दल ने 60 सीट्स को जीता था। तो अब जरा बताइए कि 90 सीट्स का हाफ करते हैं हम लोग तो होता है 45, लेकिन 45 में से यहाँ पर जो है 60 सीट्स को जीत लिया है अकेले लोक दल ने। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लोक दल जो है पूरी तरीके से मेजॉरिटी में है कि नहीं। तो क्या हम लोग, अच्छा यहाँ पे ना आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लोक दल और उसके अलाइज पार्टीज दोनों ने मिलके 76 सीट्स को जीता, तो जब लोक दल ने अकेला 60 सीट्स को जीत लिया तो बताओ कि उसके अलाइज पार्टी ने कितना सीट्स जीता, बताइए कितना। टोटल सीट्स जो हैं लोक दल और उसके अलाइज पार्टी ने 76 सीट्स को जीता, जिसमें से अकेला लोक दल ने 60 सीट्स को जीता, यानी कि 60 एमएलए उसका जीत गया। तो उसके अलाइज पार्टी ने कितना जीता, 16, है ना। तो यहाँ पे बताओ कि पूरी तरीके से क्लियर मेजॉरिटी में कौन है, लोक दल, क्योंकि मेजॉरिटी में आने के लिए कितना चाहिए, 46 सीट्स चाहिए, और ये तो 60 सीट्स जीत चुका है। तो यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी में हमारा अभी फिलहाल लोक दल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस कोड विन ओनली 5 सीट्स, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कांग्रेस जो है मात्र 5 ही सीट्स को जीत पाया 90 में से। सोचो, यानी कि कांग्रेस जो है बहुत ही बुरी तरीके से हारा था। कब के इलेक्शन में,
1987 के इलेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये तो हो गया। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। अब देखिए, जैसे पहले हरियाणा में किसका गवर्नमेंट था? कांग्रेस का, तो चीफ मिनिस्टर भी किसका होगा? कांग्रेस का ही होगा। तो जब एक बार इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन जीता कौन हारा, तो जो पहले से सीएम था वो क्या करना पड़ता है? उसको रिजाइन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस का पार्टी का पहले वहाँ पे गवर्नमेंट था, है ना, और चुनाव हुआ, कांग्रेस क्या कर गया? हार गया। तो जो कांग्रेस का सीएम था पहले से, जो चीफ मिनिस्टर था, उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है चीफ मिनिस्टर कोई और बनने वाला है। कांग्रेस तो हार गया, तो अब जो पार्टी जीता है उस पार्टी का कोई ना कोई एक आदमी होगा जो कि सीएम बनेगा, है कि नहीं? चलिए, तो ये अब जो है जब एक बार रिजल्ट इलेक्शन का डिक्लेयर हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, तो जो पहले से हमारा सीएम होता है, जो हमारा पहले से चीफ मिनिस्टर होता है, उनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए ऑफ लोक दल चोज चौधरी देवीलाल एज देयर लीडर। तो लोक दल के जितने भी हमारे एमएलए थे, उन सभी एमएलए ने मिल के चौधरी देवीलाल को अपना क्या घोषित कर दिया? लीडर घोषित कर दिया, यानी कि चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। तो लोक दल के जितने भी एमएलए थे उन सभी ने मिल के कहा कि हमारे पार्टी का जो लीडर होगा, जो हमारे पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो हमारा कौन बनेगा? चौधरी देवीलाल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 3 days after the election results were declared, the governor invited चौधरी देवीलाल to become the chief minister of हरियाणा। उसके बाद जो है जब एक बार इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, तो जो पहले से सीएम है उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन दे के 3 दिन के बाद जो है बुलाया गया यहाँ पे गवर्नर के द्वारा चौधरी देवीलाल को। अब आपको मालूम है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है ना, और यहाँ पे गवर्नर ने इनवाइट किया किसको? चौधरी देवीलाल को। अच्छा, तो चौधरी देवीलाल को ही क्यों अब बुलाया? क्योंकि क्योंकि वो लीडर था, वही चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। तो जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला होता है उसको एक इनविटेशन भेजता है कौन? गवर्नर, कि भाई आपको जो है आपके एमएलए ने क्या किया है? लीडर चुना है, तो अब क्या कीजिए, आप हमारे पास आइए, शपथ लीजिए, साइन कीजिए और आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए। तो यहाँ पे गवर्नर ने इनवाइट किया चौधरी देवीलाल को, किस चीज़ के लिए? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। किसका? हरियाणा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे क्या हुआ देखते हैं। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order to remove the loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। तो जब एक बार चौधरी देवीलाल ने गवर्नर के सामने शपथ ले लिया, जैसे शपथ लेते हैं ना कि मैं फलाना आदमी हरियाणा में एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, इस प्रकार से शपथ लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री, यानी कि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, या फिर हमारा कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, तो वो जो है शपथ लेता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे ही चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बना और जैसे उसका गवर्नमेंट बना उस हरियाणा में, वैसे ही चौधरी देवीलाल ने जो प्रॉमिस किया था चुनाव के वक्त कि जब हमारा सरकार आएगा तो क्या करेंगे, हम सारे लोगों का लोन माफ़ कर देंगे। तो चौधरी देवीलाल ने वैसा ही किया, सारे लोगों के ऊपर जो लोन था बैंक का उसको क्या कर दिया, उन्होंने माफ़ कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो छोटे मोटे किसानों पे, छोटे मोटे लेबर पे और जो छोटे मोटे हमारे बिजनेसमैन थे उनके ऊपर जो भी लोन था, जो भी कर्ज था, उन सारे कर्ज को किसने माफ़ कर दिया? चौधरी देवीलाल के गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौधरी देवीलाल ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा उन्होंने किया। उसके बाद हिज पार्टी रोल्ड द स्टेट फॉर 4 years। तो अगले 4 साल तक, जिस साल उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया, यानी कि टोटल 5 साल, पहले साल में तो उनका सरकार बना, यानी कि पहले साल में तो उन्होंने चुनाव को जीता, बाकी कितना साल बचा उसके पास? 4 साल बचा, यानी कि टोटल आप कह सकते हैं कि 5 साल उन्होंने हरियाणा पे रूल किया, हरियाणा को पूरी तरीके से चलाया। ठीक है। द नेक्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1991। अगला चुनाव कब होने वाला है? 1991 में होने वाला है। तो यहाँ पे जो चौधरी देवीलाल ने चुनाव को जीता है वो कब हुआ था? 1987 में। तो 1987 से 5 साल जोड़ लो, कितना होता है?
1991 होता है। तो अगला चुनाव जो होने वाला था वो 1991 में होने वाला था, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन 1991 के चुनाव में चौधरी देवीलाल के पार्टी ने चुनाव को नहीं जीत पाया, क्योंकि हो सकता है कि चौधरी देवीलाल ने शुरुआती दौर में लोगों के लिए काम तो किया, लेकिन हो सकता है कि बाद में उनके लिए उन्होंने काम नहीं किया होगा, उनके बातों को नहीं माना होगा, तो लोग किसको वोट दिए होंगे? दूसरे पार्टी को वोट दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है 1991 के चुनाव को चौधरी देवीलाल के पार्टी ने दोबारा क्या कर गया? हार गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई भी पार्टी चुनाव को हारता क्यों है मालूम है? क्योंकि वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। लोगों के बातों के यदि आप नहीं सुनेंगे तो क्या वो अगले बार आपको वोट देगा? कभी नहीं देगा। तो हो सकता है यहाँ पे कि चौधरी देवीलाल जब हमारा सीएम बना हरियाणा का, तो उन्होंने शुरुआती दौर में अच्छा काम किया लोगों के लिए, तो लोग खुश हो गए, लेकिन अगले 4 साल में जो है उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, इसीलिए चौधरी देवीलाल को हारना पड़ा, है ना। आगे द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। उसके बाद जो है, तो अब सवाल है कि 1991 का चुनाव जब लोक दल यानी कि चौधरी देवीलाल का पार्टी हार गया, तो फिर जीता किसने? कांग्रेस ने जीता, दोबारा कांग्रेस आ गया हमारा। तो गवर्नमेंट में ना, यानी कि पॉलिटिक्स में ऐसा ही चलता है, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आप बार बार चुनाव को जीतते रहेंगे, लेकिन यदि आपने काम अच्छी तरीके से नहीं किया तो फिर आप हार भी जाएंगे, यानी कि आपको हारने में भी उतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये चीज़ आपने पढ़ा कि हरियाणा में उस समय पे 1987 का चुनाव किस प्रकार से हुआ था और 1991 का चुनाव किस प्रकार से हुआ, कौन जीता और कौन हारा। तो यहाँ पे ना केवल आपको ये मालूम नहीं चला कि हरियाणा में उस समय पे किस प्रकार से सरकार बन रहा था, बल्कि आपको इसमें ना एक तरीका भी नज़र आया। क्या तरीका नज़र आया इसमें? तरीका इसमें यह नज़र आ गया कि चुनाव से पहले क्या करते हैं लोग? प्रॉमिस करते हैं लोगों से कि हमको यदि वोट दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लोग बुल कर लोगों के सामने वोट मांगते हैं, है ना। उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जब चुनाव जीत जाता है तब उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उस पार्टी के लीडर को कि आइए आप सीएम पद का क्या करिए, शपथ लीजिए, ओथ लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट बनता है। उसके बाद गवर्नमेंट जब बन जाता है तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल किया जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर चलता है कहाँ पर? गवर्नमेंट पे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ था समझने में? तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये समझा कि हरियाणा का स्टेट असेंबली इलेक्शन जो था वो किस प्रकार से उस समय पे हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा जो है अगला वाला टॉपिक वो है वाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि हमको इलेक्शन क्यों चाहिए, चुनाव क्यों चाहिए, है ना। क्या चुनाव के बिना हमारा गवर्नमेंट नहीं चल सकता है क्या चुनाव के बिना स्टेट नहीं चल सकता है क्या? इसी सवालों के बारे में हम लोग अपने इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक ना, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।